विधानसभा का 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। इसके कयास और इसका पूरा परिप्रेक्ष्य, इसका पूरा धरातल अब तैयार हो चुका है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, यह भी साफ कर चुका है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, वहां भी तैयारी चल रही है। विपक्ष के तेवरों का जवाब देने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई गई। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। सत्र से पहले जिस तरह से विपक्ष के बयान आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष कई मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की रणनीति सत्ता पक्ष पर कितनी भारी पड़ेगी। तो आज बात इसी पर। तो विधानसभा का बजट सत्र और पक्ष विपक्ष कितना तैयार है, आज इस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महिपाल महिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं, क्योंकि जनता को भी उम्मीदें हैं और विपक्ष को भी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर कि कुछ नए राजस्थान की परिणति लिखी जाएगी इस बजट के माध्यम से। क्या तैयारी महिपाल जी? सौरव जी, राजस्थान की विधानसभा का ये 16वें विधानसभा का तीसरा सत्र चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी के साथ, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे रोजगार हो, स्वरोजगार हो, महिला अपराध पे अंकुश लगाना हो, पेपर माफियाओं पे अंकुश लगाना हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, तमाम मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे हमने क्या किया है, क्या हमारा विजन है। और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सार्थक बहस करेगा, ताकि गांव गली मोहल्ले के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, 8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान, इस उम्मीद के साथ इस बजट पे आस लगा के बैठा है कि राजस्थान की सरकार क्या आमजन को देने वाली है। और हम उम्मीद करेंगे कि विपक्ष के सारे नेता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य दलों के विधायकगण हो, सभी लोग सार्थक बहस करें, ताकि आम आवाम की उम्मीदों को एक पंख लगे और देवनानंद जी के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा देश की अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ विधानसभाओं में सम्मिलित हो, तर्क संगत मुद्दों पे बहस हो। इधर उधर की जिस तरीके से घेराबंदी करने की जो बातें कह रही है कि लेफ्ट से आप कवर करोगे, राइट से आप कवर करेंगे, बैक से टीकाराम जूली करेंगे, इधर से अशोक गहलोत करेंगे, इधर से गोविंद डोटासरा करेंगे, ये मसल पावर दिखाने के लिए नहीं है विधानसभा। मुद्दों के साथ विपक्ष के नेता आमंत्रित हैं, सार्थक बहस करें और जनहितैषी काम करवाने के लिए पक्ष लॉबी के साथ मिलकर काम करें। राजकुमार जी, आह्वान क्यों किया जाता है, मीटिंगें क्यों की जाती है कि सार्थक बहस हो? क्या नहीं होती है सार्थक बहस? ये बड़ा मुद्दा है सौरभ जी। सार्थक मुझे लगता है जनता के लिए बजट आएगा, जनता के मुद्दे होने चाहिए, और बार बार इस तरह के आह्वान या इस तरह के बयान आना कि सार्थक बहस हो, और फिर जो हम तस्वीरें देखते हैं तो वो काफी हंगामेदार और जनता को भी परेशान करने वाली होती है। सौरभ जी, बहस तो सार्थक ही होनी चाहिए। हाँ, होता क्या है, सत्ता पक्ष होता है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और विपक्ष उनसे विपक्ष चलता है, परे चलता है। अब जैसे कल विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कमर कस ली है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी मीटिंग करके कमर कस ली है। निश्चित तौर पे हम राजस्थान में विपक्ष में बैठे हैं तो राजस्थान के हितों के लिए कल हम विधानसभा में सरकार को जगाएंगे। हम प्रमुखता से, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 13 महीने पहले जब सरकार आई थी, विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने जिस तरीके से राजस्थान की जनता को छला था, वो तमाम मुद्दों को कल विधानसभा में हम याद दिलाएंगे। और जो पिछला बजट आया था, उस बजट में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की थी, उनको भी याद दिलाएंगे। और चुनाव के दौरान जो गारंटियां राजस्थान की जनता को दी गई थी, उन गारंटियों को भी याद दिलाएंगे। और जब हम इनको याद दिलाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और जो मंत्री वहां होंगे सदन में, उनको तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी तो टकराव होगा। हम भी चाहते हैं, बजट सत्र आ रहा है, हम सरकार को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि राजस्थान के हित के लिए बजट लाइएगा, राजस्थान के आवाम का फायदा हो। आपका फायदा हो या ना हो अलग बात है, राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का फायदा होना चाहिए। आप उस तरीके से मत करिएगा जिस तरीके से आपने ईआरसीपी को राष्ट्र परियोजना घोषित करने की बात कही थी और आपने गोल मटोल कर दिया।
आज तक राजस्थान का वो 13 जिलों का किसान, वो 21 जिलों का किसान आज भी कह रहा है कि एमओयू है तो कहां है, एक बूंद पानी अभी तक नहीं आया। पेपर लीक वाले मामले में आपने लंबी चौड़ी बातें की थी। आज राजस्थान का नौजवान राजस्थान सरकार की तरफ लगातार टकटकी लगाए देख रहा है, और इनके एक मंत्री तो इस्तीफा दिए घूम रहे हैं। वो परेशान हो रहे हैं कि मेरी सरकार मेरी बात सुन नहीं रही है। इन्होंने कहा था बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। अब अगर मैं आपके चैनल पे कल विधानसभा, हमारे साथी लोग भी कहेंगे कि अगर बड़े मगरमच्छ नहीं है तो राजस्थान की जनता से आप माफी मांगिए। आपने कहा था आरपीएससी भंग करेंगे, क्या आपने आरपीएससी भंग करने के लिए चिट्ठी लिख दी क्या? ठीक है, एक सवाल का जवाब दे लेते हैं। महिपाल जी जवाब दीजिए। हम कल भारतीय जनता पार्टी महिपाल जी जवाब दीजिए कि अगर मंत्रिमंडल में ऐसा मंत्री है जो शायद मंत्री पद की नहीं चाहते हैं या फिर उससे भाग रहे हैं, तो क्यों रखा जा रहा है? और वो तमाम सवाल जिसको लड़कर आप लोग चुनाव जीते थे, राजस्थान में सरकार बनाई थी, वो अभी भी कांग्रेस के सामने वैसे कि वैसे ही खड़े हैं जैसे कि पेपर लीक मुद्दा। राजकुमार जी बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं। मैं तो राजकुमार जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, और हमारे आप आदरणीय मोदी साहब और शाह साहब के बारे में कह रहे हैं कि राजस्थान में आके उन्होंने छलने का काम 2023 में अशोक गहलोत जी ने बजट के माध्यम से, चाहे जिले हो चाहे संभाग हो, जो रेवड़ियां बांटी थी, वोट के रूप में जनता से छलने का काम किया था। पर जनता छलावे में आई नहीं, जनता ने समझदारी से वोट दिया और दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सरकार बनने के 12 महीने में सबसे बड़ी समस्या जो 18 से 23 के बीच में थी, नौजवान जब पेपर देके और अपनी गाड़ी कमाई के माँ बाप के पैसे से यहाँ तैयारी करके पेपर देके घर पहुंचता था, उससे पहले ही सूचना आ जाती थी अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से कि पेपर निरस्त हो गया है। पेपर माफियाओं के पास पेपर पहले पहुंचता था एग्जाम से पहले, और बच्चों बेचारे जो है वो देखते रह जाते थे। उन्होंने राज्य से बड़ी अपेक्षा की और उसी का परिणाम था कि नौजवानों ने खुल के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट डाला। और महिपाल जी आपने कहा था कि पाताल में जाएंगे, मैं उसी में आ रहा हूँ। राजकुमार जी उसी में आ रहा हूँ। तमाम नेताओं मैंने आपकी बात को बड़ी विनम्रता से सुना। भारतीय महोदय उसी में आ रहा हूँ। महोदय पाताल नहीं मिला है भारतीय को। आपके राजकुमार जी जवाब दे लीजिए एक बार। और आज के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बार बार कौन सी कुंठा से ग्रसित आप सबको पता है। और जिन बड़े मगरमच्छों की बात हो रही है, 200 से ज्यादा की गिरफ्तारियां इस बात की गवाह है कि कैसे पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने का। महिपाल जी किस कुंठा से ग्रसित है किसी को नहीं पता, आप बता दीजिए एक बार, किस कुंठा से ग्रसित है? किस कुंठा से ग्रसित है प्रदेशाध्यक्ष? प्रदेशाध्यक्ष जी, जब माननीय अशोक गहलोत उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बिरला सभागार में और टीचर से जो करप्ट मुख्यमंत्री का ठप्पा लगवाया था, उस ठप्पे से अब तक उभर के नहीं आ पा रहे हैं। जिस तरीके से उनके 3 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है, विधानसभा का मुख्य चुनाव, लोकसभा का चुनाव और अभी राजस्थान में 12 महीने ठीक है देवेंद्र जी का लिटमस टेस्ट हुआ। देवेंद्र एक सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत के आई और विपक्ष के 5 6 ठीक है सर, आपके सबके अपने अपने मुद्दे हैं, ये इस बात का प्रमाण है, मुद्दे नहीं है। महिपाल जी जवाब दे दिया आपने, जवाब दे दिया, राजकुमार जी तक पहुंच गया। 72 राजस्थान, राजकुमार जी 72 राजस्थान, ठीक है। महिपाल जी रुक जाइए सर, बातचीत कर रहे हैं, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। अगर इस तरह से शाउटिंग मैच बन जाएगा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। राजकुमार जी मैं आपसे जवाब लूंगा कि वाकई में खेमे वाली बात जो कह रहे हैं महिपाल जी कितनी सच्ची है, लेकिन देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, जब ये बजट आता है उससे पहले की जो बयानबाजी होती है जनता की धड़कनें बढ़ा देती है। जनता को लगता है कि मेरे हित की बात होगी या मेरा अहित ही सामने होगा। निश्चित रूप से सौरभ, ये जो बजट का सत्र शुरू होता है उसके साथ ही प्रदेश की जनता का पल्स भी बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, क्योंकि बहुत सारी आशाएं होती हैं कि शायद उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है बजट में मिल जाए, और जिस सरकार को हमने चुना है वो सरकार हमारी तरफ देख करके कोई फैसले करे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, राजस्थान की जो जनता की प्रॉब्लम्स हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान अभी तक जनता को मिला नहीं है। आप ये सोचिए कि अभी जो बजट सत्र शुरू होने वाला है, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं। मैंने थोड़ी व्यवस्थाएं देखी, बहुत जबरदस्त ढंग से बैरिकेडिंग की गई है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या इस बार कोई इस तरह का बहुत जबरदस्त पब्लिक आंदोलन शुरू होने वाला है कि इस तरह की 5-5 लेयर पे बैरिकेडिंग हुई है, 5-5 लेयर्स पे। आश्चर्यजनक है, मतलब इतना मतलब जनतंत्र है, ये प्रजा का तंत्र है।
प्रजा का शासन है, तो इसके अंदर इतना डर और इतना भय क्यों है, मैं ये आश्चर्यचकित हूं। खैर, और मैं कांग्रेस के लिए भी ये कहना चाह रहा हूं कि भाई विधानसभा तो डिस्कशन का मंच है, ये कोई लड़ाई का मंच थोड़ी है। बिल्कुल। इस तरह से हम क्या विधानसभा के ऊपर आक्रमण कर देंगे क्या? हाँ। चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, गंभीरता के साथ होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। देखिए, भजनलाल शर्मा की सरकार के सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, एक तो राजस्थान के ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और घाटे का बजट है और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई थी, बहुत बड़े बड़े फिगर बताए गए, लेकिन अभी आज ही एक रिपोर्ट छपी है कि जय ग्राउंड पे कुछ नहीं हो पा रहा है। वो अभी 1 महीने 1.5 महीने का जो रिव्यू हुआ है, उसके अंदर ये है कि तो वो ये जो प्रॉब्लम्स है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सौरभ, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो जनता को रोजगार नहीं मिलेगा और लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा, कमाई नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनका जवाब जो है वो बजट ही दे सकता है, बजट में ही उनका समाधान निकाला जा सकता है। तो ये देखने की बात है कि क्या देवेंद्र जी का सवाल आप समझ गए होंगे, और मैं ये बात, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है सर, जिस तरह से कर्जा राजस्थान को भानुमति की कुंभी की तरह से बढ़ता जा रहा है और खाया जा रहा है, विकास को किस तरह से देखते हैं? जब आप विकसित राजस्थान की बात करते हैं तो पहले तो इससे निपटना पड़ेगा। बिल्कुल, 100% आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कर्जे में किसने धकेलने का काम किया और किसने इस राजस्थान को कर्जदार बनाने का काम किया, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, राजस्थान में अभी तक जो 1.5 महीने की आपकी रिव्यू कमेटी की आप रिपोर्ट बता रहे हैं, राइजिंग राजस्थान के प्रोग्राम में 70 लाख करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू, चाहे स्थानीय हो चाहे हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स आए हों, जिनके साथ जो एमओयूज हुए हैं, अभी समय है, एक बार आप इसका 6 महीने 8 महीने 12 महीने एक बार धरातल पे इसको उतरने दें। इतना बड़ा आयोजन और देश और विदेश के इतने प्रतिष्ठित लोगों का इस इन्वेस्टमेंट समिट में आना, राइजिंग राजस्थान का हिस्सा बनना और लाखों करोड़ के एमओयू करना, इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान जो है वो धीरे धीरे अग्रणी राजस्थान की तरफ अग्रसर हो रहा है। चूंकि 4 साल का लंबा वक्त अभी माननीय भजनलाल जी की नेतृत्व वाली सरकार के पास पड़ा है, मैं इस बात को बड़े विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला हिंदुस्तान में प्रदेश होगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह के आयोजन करवाए, मुश्किल से 2.5-3% स्ट्राइक रेट रही है, 8% से ज्यादा कभी स्ट्राइक रेट इनकी रह नहीं पाई। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला यूपी है, पर यूपी से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला राजस्थान प्रदेश साबित होगा। ठीक है सर, ये बात मान ली जाती है, जब इस तरह का पैसा यहाँ आएगा तो कर्जे से उभारने के लिए, ठीक है सर, ये भविष्य की बात है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कर्जे से किस तरह से मुक्ति मिलेगी, और आप जैसा कि कह रहे थे वो बात आपने रोक दी थी कि कर्जा किसने किया ये भी समझना पड़ेगा, तो वो चीज समझाते चलिए सर। कर्जा माननीय अशोक गहलोत जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जब जब राजस्थान में बनी है, तब इन्होंने राजस्थान को गर्त में ढकेलने का काम किया और कर्जे से और ज्यादा कर्जवान बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तब स्टेट को कर्जे से उभारने का प्रयास करती है, फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर कर्जे के नीचे दबाने का काम करती है। और अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से 5 साल इस राजस्थान को चलाया है सर, 5 साल तो नहीं कह सकते, 3.5 साल चलाया है। कुछ समय कोरोना की वजह से, कुछ समय इनकी आपसी मनमुटाव की वजह से, मानेसर हो चाहे जैसलमेर के होटल हो, सरकार कैद रही, पर 3.5 साल इन्होंने जिस तरीके से प्रदेश को चलाया है, उसी का परिणाम यह था कि राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी कब नवंबर 23 है, कब वोट के ठप्पे के माध्यम से इन पे चोट लगे, और वो चोट कर्जे से निपटने का जो आप समाधान बता रहे हैं वो राइजिंग राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान उसमें महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। राजकुमार जी जवाब दीजिए इस बात का कि गहलोत सरकार जब भी आई राजस्थान में तो एक बड़ा कर्जा छोड़ के गई, राजस्थान को दबा के गई कर्जे के अंदर। सौरभ जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए 13 महीने हो गए राजस्थान के अंदर, और लगभग 11 साल दिल्ली में हो गए, और अभी तक भी ये पानी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। हिंदुस्तान की जनता ने, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता इसलिए सौंपी थी कि कांग्रेस पार्टी उनको उस वक्त सूट नहीं कर रही थी। बड़ा दिल पे पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने। अब 13 महीने बीत जाने के बाद भी अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो कांग्रेस दोषी, बारिश कम आ जाए तो कांग्रेस दोषी, धूप तेज बढ़ जाए तो कांग्रेस दोषी।
तो मैं कांग्रेस ठीक है पार्टी सर, का वो प्रवक्ता विषय होने के नहीं नाते है, भारतीय जनता पार्टी को लेकिन कहना इस बात चाहता को हूं, सोचना पड़ेगा मेहरबानी ना। करके कांग्रेस का नाम बात लेना बंद कर्ज की करिए। हो रही है सर, तेरह कर्ज की हो रही है, विकास का सवाल काम आपसे है। कर्ज का किया कर्ज गया। आप बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो सर सवाल तो कांग्रेस पार्टी से पूछे जाएंगे ना। जब आप राजकुमार जी, सत्ता उस में बात थे, का जवाब तब दीजिए। आपने राजस्थान को सौरभ जी, कितना कर्जे में छोड़ा? हाँ, सौरभ जी, मैं एक बार, सरकार जब कोई चलती है, हाँ। जब कोई बड़ा मकान बनते, बड़ा विजन लेते हैं, तो लोन लेना पड़ता है। हाँ। सरकारें हर को, चाहे कांग्रेस की हो, जो बीजेपी की, लोन लेती है ठीक है, और उसको फिल भी करती है। ठीक तो है, लगातार सरकारें लोन लेती है और उसको पूरा भी करती है। हाँ। तो वर्तमान में जो लोन, जो सरकार है, अब जो भी लोन चढ़ा हुआ है पहले का, हाँ। ये वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है, ना जी। कि ये जिम्मेदारी है कि लोन ये आपका है, हम नहीं चुकाएंगे। तो आप क्या कहना पहली चाह बात। रहे हैं कि दूसरी बात लोन मैं कहना आपने चाहता लिया, हूं, अगर जिम्मेदारी अब बीजेपी सरकार नहीं निभा रही है, वो भाग रही है और जिम्मेदारी से। बाड़मेर की जो रिफाइनरी है, महिपाल जी। उससे जो रेवेन्यू आएगा, उससे जो पैसा जनरेट होगा, हाँ। उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक क्यों लगाई? क्यों उसमें रोड़ा अटकाया? अगर बाड़मेर की रिफाइनरी अब तक कंटिन्यू हो जाती तो आज राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे में और अग्रणी होता। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी कांग्रेस ने कोई बड़ा काम किया, कोई अच्छा काम किया, कोई राजस्थान के हितों का काम किया, उसमें हमेशा रोड़ा बनाने का काम किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करे और जो एमओयू ईआरसीपी का है उस पर चर्चा करें, उसको लाए, ताकि राजस्थान को फायदा हो, पानी आए। और हरियाणा से जो पानी आने वाला है उसको भी लाओ। अब बहुत दिन हो गया, 13 महीने हो गए, अब आपकी सरकार आ गई, 4 साल पहले आप हटने वाले भी नहीं हो। चुनाव विधानसभा के होंगे, जब देवतुल्य दत्ता फैसला करेगी, तो मैं राजस्थान का प्रवक्ता बीजेपी को, सरकार को कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों में काम करिए। जो भी हिंदुस्तान के महिपाल जी, जवाब ज्वलंत दीजिए। मुद्दे हैं, उन पे आप काम करिए। ठीक है महिपाल जी, अगर बार बार हम लोग आरोप लगाते हैं पिछली सरकारों पे कि अनप्लान तरीके से सारे काम किए गए, कर्जा लिया गया, लेकिन अब बारी हमारी है सर, हमको प्रूफ करना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ना इस बात को। रिफाइनरी की बात करने वाले राजकुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि हाँ। रिफाइनरी को किस लेवल पे और आपसी जो वहां की जो लोकल लीडरशिप उन्होंने किस तरीके से मटिया मेल करने का कुछ ही प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी से और प्रदेश की जनता से, और आपसी छुपा हुआ नहीं है सर। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई क्या? ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। राजस्थान पूछ रहा है आपसे। आप सुनिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। आप ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, किसने इस ईआरसीपी पे कुछ ही एक बूंद पानी आ गया क्या 13 महीने में? क्या बात कर रहे हो आप? एमओयू कहां है? क्या बात कर रहे हो आप? एक मिनट बात एमओयू कहां है? एक मिनट। मैं तो आपको बड़ा बुद्धिजीवी मानता था कि पानी आ गया क्या, पानी की बूंद आ गई क्या, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की आप ये परिकल्पना करते हो कि 1.5 महीने में उसका पानी आ जाए। पर जिस रफ्तार से जो काम हो रहा है, आपको लड्डू खिलाए जाएंगे। इसी तो मेरे मित्र एमओयू तो कर दीजिए सारे देने के। अरे उस लड्डू तो खाली अपने मटके में पानी डाला था, मटकों में खाली मटकों में पानी डाला था, वो हमने देख लिया है। लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है वो एमओयू कहां है? मैं वही कह रहा हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बीच में और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और लाखों लाख की जनता इस बात की गवाह है। 17 दिसंबर 2024 को जो कार्यक्रम हुआ था कि ईआरसीपी को लेकर जो कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही थी, उस राजनीति से कांग्रेस पाट नहीं पाई अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय के 21 जिले थे, आज के जो 16-17 जिले रह गए हैं, उन पे जो जिस तरीके का डीपीआर बन के काम होना चाहिए था, 4 साल के शासनकाल में पानी भी मिलेगा, सीधी 2 करोड़ की जनता को उसका लाभ भी मिलेगा, और आप भी उस कार्यक्रम का हम भी हिस्सा होंगे। और और जनता सर, शायद मुझे लगता है महिपाल जी, राजकुमार जी, एक छोटा सा निवेदन। हरियाणा में भी हाल ही में चुनाव है, हमने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही राजस्थान और हरियाणा की सरकार ने एमओयू किया था कि यमुना जल समझौते का जो पानी है वो राजस्थान के 3 जिलों में लाया जाएगा। पर आपकी कांग्रेस पार्टी ने जब घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें स्पष्ट ये लिखा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही राजस्थान की सरकार के साथ जो एमओयू है उसको हम निरस्त कर देंगे। कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों ठीक है देवेंद्र जी, ये किस तरीके की भागीदारी आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रही सर। दोनों सरकारें जब भी आई सत्ता के अंदर, दोनों ने बात कही राजस्थान के विकास की। अब कर्जा अगर खड़ा हो जाता है और कर्जे को चुकाने की बारी आती है, तो आखिर कर्जा खड़ा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। और जब अब कर्जा चुकाना है तो जिम्मेदारी एक दूसरे पे दी जाए, वार पलटवार या राजनीति की जाए, कितना सही देख पा रहे हैं सर? क्या इसी तरह से राजस्थान का विकास होगा और यही बहस होने वाली है सदन में अभी? देखो सौरभ, जो सरकारें अभी जो सरकार चुनी जाती है, देखिए पहले जो सरकार थी उसको रिजेक्ट किया, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी पॉलिसीज पे अब बात करने का कोई तुक नहीं है। अब आगे की तरफ देखने की जरूरत होती, पीछे देखते रहेंगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, उल्टे गिरेंगे।
इसलिए सामने की तरफ देखें कि अब आगे इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन देवेंद्र सरकार जी, ये की गंभीर विषय है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। एक बार मेरा सवाल सर ये भी ऐड कर रहा हूं मैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में गंभीर विषय है क्योंकि राजस्थान की जनता हर 5 साल बाद दूसरी पार्टी को मौका देती है और वहां पर आप चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, एक एक बार आपको मौका मिल रहा है तो जिम्मेदारी उसी तरह से निभानी चाहिए। उसकी वजह है क्यों बार बार बदलना पड़ रहा है जनता को अपना मत, उसकी वजह दोनों पार्टियों की नाकामी है। ये मतलब एकदम स्पष्ट है, जनता एकदम साफ कर चुकी है कि भाई कोई भी बढ़ बढ़ करके बोल रहे हैं लेकिन इनके पास सामान कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने कर्ज की सरकार चलाई, लेकिन अभी भी पिछले 8 महीने में 38,000 करोड़ का कर्ज लिया है राजस्थान ने। अभी ये सरकार भी इसी लाइन पे चल रही है क्योंकि अपने रिसोर्सेज डेवलप करने की जो स्टेट की कैपेसिटी है वो बहुत नीचे गिर चुकी है। जीडीपी बहुत कमजोर स्तर पे है। ये अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। पिछली सरकारों को कितनी देर तक हम कोसते रहेंगे, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है महिपाल जी, आगे बढ़ना है। क्या रोड मैप, क्योंकि जनता आपसे उम्मीद लगाकर बैठी है, सरकार आपकी है, अब कर्जा हो गया, आप राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को लेकर आए और कई बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं। रोड मैप जनता चाहती है और इस तरह की सर बहस आरोप प्रत्यारोप जनता नहीं देखना चाहती है सदन के अंदर। मैं भी बिल्कुल आपके पक्ष में हूं। इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। रोड मैप के साथ पूर्ण जवाबदेही के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राजस्थान की जनता से वादा किया था उस वादे पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। और यमुना जल समझौते वाली 1 मिनट में मेरी बात को पूरा करना चाहूंगा। हो सकता है मैं मुद्दे से अलग हूं। यमुना जल समझौते को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस वादे पे हम लोग खरा उतरने का काम कर रहे हैं। डीपीआर बनने का काम चालू होने वाला है। दोनों स्टेटों की टास्क फोर्स का गठन हो गया है और जल्दी डीपीआर बन के शिलान्यास होने का जो है वो कार्यक्रम की तिथि तय हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो जनता के प्रति उसकी जो जवाबदेही है उस पर काम कर रही है। जिस तरीके से आज राजस्थान, हरियाणा और देश में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसी तरीके से 2009 में राजस्थान में कांग्रेस थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। पर कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, क्या कांग्रेस आज हमें कहने वाली कांग्रेस 2009 में जब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तीनों जगह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, यमुना का पानी शेखावाटी के 65 लाख आबादी को आपने क्यों नहीं देने का काम किया? राजकुमार जी, एक शब्द में आप जवाब दे दे प्लीज। महिपाल जी जवाब दीजिए और राजकुमार जी जवाब दीजिए इस बात का। और महिपाल जी जो बात कह रहे थे उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर मैं, कि जिम्मेदारी जब मिलती है तो पक्ष विपक्ष को समान रूप से मिलती है और मुझे लगता है कि जब भी जनता से जुड़े मुद्दे हो तो बेहद गंभीरता से, संजीदगी से उस पर काम करने की जरूरत है। जनता सब समझती है सर कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किन पर बात होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाती है। जवाब दीजिए पहले महिपाल जी। 2009 में आप उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में 2025 में भारतीय जनता पार्टी है सर। जवाब दीजिए। हाँ। सौरभ जी, हम तो सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं विधानसभा का जो सत्र कल से चालू होने वाला है, हमारी सरकार को शुभकामनाएं, मांग रहा हूं सरकार को शुभकामनाएं, अच्छा बजट लेकर आए, राजस्थान के आवाम का फायदा हो। हाँ। जहां तक मेरे साथी जल ईआरसीबी की बात कर रहे हैं, यमुना जल समझौते ये वही गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं जो आजकल उनके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो हमारे जल मंत्री हुआ करते थे और गहलोत साहब से अपनी संजीवनी घोटाले की खींच मिटाने के चक्कर में उन्होंने ईआरसीबी को अटका के रखा। और इनके एक नेता ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार ला दो, डबल इंजन की सरकार ला दो, हरियाणा से पानी मिला देंगे और ईआरसीबी का पानी मिला देंगे, ईआरसीबी को राज्य मिलने का घोषित भी कर देंगे। तो जब डबल इंजन की सरकार, आप महिपाल जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है क्या? अब जब डबल इंजन की राजकुमार जी महिपाल जी एक मिनट रुक जाइए, एक बार रुक जाइए महिपाल जी, एक बार रुक जाइए। मैं आपके सवाल को दोबारा पहुंचा रहा हूं। क्या आप महिपाल जी की बात से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है? तो वो बात रखिए सर। महिपाल जी कह रहे हैं कि पिछले जब यही कंडीशन पहले थी 2008 के समय पर, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ था? और अगर आज सरकार इनिशिएटिव ले रही है तो लगता है विपक्ष को भी समर्थन देना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। आपको साथ खड़े होना चाहिए। जी, पानी तो ईआरसीपी का और राष्ट्रीय परियोजना तो 13, 14, 15 महीने पहले घोषित हो जाती। अगर भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री हैं, अगर वो रोड़ा नहीं चाहते, ये चाहते थे कि इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को नहीं जाए। आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी और कांग्रेस पार्टी तो आज भी चाहती है कि ईआरसीपी का पानी आए, हरियाणा का पानी आए, पानी लाओ तो सही, साथ खड़ा हो, पानी मिले। और हम तो बार बार कह रहे हैं जो समझौता हुआ है वो एमओयू
चाहते हैं कि आबादी को फायदा हो। देवेंद्र जी कितना गंभीर विषय है, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी तो मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि लगातार गहलोत साहब उस समय ये बात कह रहे थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना लागू किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद और गतिरोध जो चल रहा था केंद्र सरकार यहाँ, आज तक भी वो गतिरोध इस समय इस चर्चा के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठने की जरूरत है। अगर वर्तमान सरकार कोई बढ़िया काम कर रही है तो विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और सरकार को भी उन बातों का सम्मान करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सौरभ, लेकिन जो पानी का मसला है, पंजाब और हरियाणा के साथ राजस्थान का जो पानी का इशू है वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो उसमें जो किसानों का जो, जैसे हरियाणा के यमुना का पानी शेखावाटी इलाके में लाने का था, तो जो हरियाणा के किसानों की नाराजगी का एक भय जो है, कांग्रेस हमेशा उसको सोचती थी कि शायद हरियाणा के लोग नाराज होंगे, तो इस वजह से ये हिम्मत कोई सरकार कर नहीं पाई। और अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी भी सारी चीजें जितनी आसान दिख रही हैं उतनी है नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके ये काम कर सकती है, अगर चाहेगी तो कर सकती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है महिपाल जी, सर काम किए जा सकते हैं। महिपाल जी, केवल ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि कांग्रेस जो है छोटी सी इश्यू से ही जो है जनता के मतों से, समय का अभाव है, एक छोटा क्लोजिंग कमेंट में राजकुमार जी सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगा। और जो मध्य प्रदेश के साथ जो ईआरसीपी का इशू है, उसमें तो स्पष्ट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और दुर्भाग्य से की बात है कि राजनीतिक दल जो हैं, ये इस तरह के पब्लिक से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, इनको अपने वोट बैंक की तरह से उस तरह से यूज नहीं किया जाना चाहिए, और ये सभी पार्टियों को समझने की जरूरत है। इससे बचने की आवश्यकता है। राजकुमार जी क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब बजट सत्र चालू होने वाला है, ऐसे में कैसा विकसित राजस्थान आप चाहते हैं, कांग्रेस को क्या अपेक्षा है सरकार से, वो मैं आपसे 20 सेकंड में जानना चाहता हूं। सौरभ जी, हमारी शुभकामनाएं राजस्थान की सरकार को अच्छा बजट लेके आए, राजस्थान के प्रत्येक तबके के लिए लाभदायक बजट हो। जो पहले बजट आपने घोषित किया था उस तरह से लीपा पोती वाला बजट नहीं हो, एक्चुअल बजट लेके आए, जो कर सकते हैं वही आप बजट में पेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना राजस्थान की जो हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरती रहेगी। विकसित राजस्थान की बात सरकार कर रही है, किस तरह का बजट होगा, फोकस कहां होगा सरकार का, राजकुमार जी की बात का जवाब देते हुए अपनी बात पूरी कीजिएगा, 20 सेकंड का समय। नवाचार हो रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में देवनानी जी के प्रयासों से, और उम्मीद करते हैं कि सार्थक बहस से पंख लगेंगे जनमानस के। ये जो विधानसभा का तीसरा सत्र चलने वाला बजट सत्र, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और अन्य जो विधायकगण हैं वो सार्थक बहस करें, मुद्दों की बहस करें, और राजस्थान की विधानसभा को देश के पटल पर अग्रणी विधानसभा के रूप में स्थापित करने का काम करें। और अग्रणी राजस्थान का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना और हमारे भजनलाल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे कार्यों को विपक्ष के लोग भी अप्रिशिएट करें और साथ खड़े। और ये अप्रिशिएशन होता है तो एक अलग तरह की सकारात्मकता दिखाई देती है, और वही सकारात्मकता इस बजट सत्र में देखने को मिलेगी। जनता यही उम्मीद करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए।